Bismillahirrahmanirrahim. Welcome guys to my YouTube channel. Today we are going to start our second lecture, that is about cell theory from the third chapter, cells and subcellular organelle, from the new first year course biology. In this lecture we will discuss about the cell theory, the important biologies that contribute in cell theory, and the discovery of cell. Okay. बिफोर दिस सेल थ्योरी, सेल अगर हम सेल की बात करें तो सेल बहुत छोटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो आम आंख से नज़र नहीं आता। तो सेल थ्योरी में सेल की डिस्कवरी को जो है वो डिस्कस किया गया। तो जब 17वीं सेंचुरी जैसे ही शुरू हुई, 17वीं सदी जैसे ही स्टार्ट हुई, तो बहुत से साइंटिस्ट ने माइक्रोस्कोप यूज़ करना, तब तक माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो चुकी थी, ठीक है, और साइंटिस्ट ने माइक्रोस्कोप को यूज़ करना भी स्टार्ट कर दिया था, और इस तरह उन्होंने बहुत से स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को डिस्कस करना शुरू किया, उनको स्टडी किया, तब सेल की डिस्कवरी हुई। इससे पहले सेल की डिस्कवरी नहीं हुई थी, ठीक है, क्योंकि सेल जो है वो माइक्रोस्कोपिक थिंग है, उसे माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। और जैसे ही माइक्रोस्कोप का जो कंसेप्ट है वो आया और माइक्रोस्कोप का यूज़ जो है वो साइंटिस्ट ने करना शुरू किया, तो उन्होंने जो है वो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स या वायरस या ऐसी चीज़ों को जो है वो सेल्स को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले हमारे पास आता है रॉबर्ट हुक एग्जामिनेशन। ये फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने जो है वो इस चीज़ पे जो है वो काम किया या अपनी जो है वो डिस्कवरी दी इन्होंने। 1665 में इंग्लिश साइंटिस्ट थे एक रॉबर्ट हुक, जिन्होंने एग्जामिन किया थिन स्लाइस मीन पतला कटा हुआ सा टुकड़ा, ठीक है, ऑफ कोक जो है वो छाल को कहते हैं, बार्क को कहते हैं, जो ट्री के ऊपर डेडी सा मटेरियल होता है बार्क का, ठीक है, उसको कहते हैं। ओक ट्री को उन्होंने देखा, ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप के अंडर, ठीक है। उन्होंने क्या किया, जो बार्क थी उसका एक थिन सा पीस लिया, थिन सी स्लाइस ली और उसको एग्जामिन किया। फिर इन्होंने देखा कि ये जो है ये बहुत से टीनी बॉक्सेस से मिलकर बने, छोटे छोटे बॉक्स इसके अंदर होते हैं, कंपार्टमेंट से होती हैं। और फिर इन्होंने स्टेम का लिया, बार्क या कॉर्क जो है वो स्टेम के बाहर होती है, वो अंदर वाली साइड पे थी। फिर उन्होंने स्टेम का भी लिया और रूट का भी लिया, ये दोनों पीस भी लिए और इनको ऑब्जर्व किया, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने कॉर्क का पीस लिया, उसमें उन्होंने देखा लिटर बॉक्सेस हैं, देन उन्होंने स्टेम और रूट का लिया। फिर उन्होंने देखा कि वो भी ऐसे ही लिटर बॉक्सेस से मिलकर बनी होती हैं, और उन्होंने जितने भी प्लांट्स के पार्ट देखे उन सब में देखा कि कंपार्टमेंट्स हैं। उन्होंने इसको नाम दिया सेलुलाई, ठीक है। इस कंपार्टमेंट्स को या इन लिटर बॉक्सेस को उन्होंने नाम दिया इस सेलुलाई है। तो ये इसकी डिस्कवरी है, रॉबर्ट हुक का एग्जामिनेशन। रॉबर्ट हुक की एग्जामिनेशन है कि उसने जो है वो क्या चीज़ जो है वो एग्जामिन की और क्या जो है वो डिस्कवरी की। इसके बाद जो साइंटिस्ट आए वो आए थे एंटोनी वैन लीवनहिक। इनकी बात करें तो इन्होंने 1673 में जो है वो डच साइंटिस्ट थे ये एंटोनी वैन लीवनहिक, जिन्होंने जो है माइक्रोस्कोप का यूज़ किया और इन्होंने पाउंड वाटर के अंदर जो है वो ऑब्जर्व किया लिविंग सेल को, ठीक है। उन्होंने बार्क में किया था, इन्होंने पाउंड में किया। जब इन्होंने इसको किया इन्होंने नाम दिया एनिमेक्यूल्स का। उन लिविंग सेल्स को जो पाउंड के अंदर इन्होंने ऑब्जर्व किया उन्होंने उसका नाम दिया एनिमेक्यूल्स का। इनके बाद जीन बैप्टिस्ट डी लामार्क की ऑब्जर्वेशंस आई। जीन बैप्टिस्ट डी लामार्क जो था वो फ्रेंच साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1809 में यानी कि 19वीं सेंचुरी में जो है वो इस पे काम किया और इन्होंने ऑब्जर्व किया सेल को और डिफरेंट पार्ट्स में, एनिमल्स और प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में जो है वो ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप के अंडर, ठीक है। ये इनकी ऑब्जर्वेशंस थी, ये थर्ड साइंटिस्ट थे। इसके बाद हम फोर्थ की बात करते हैं, रॉबर्ट ब्राउन की। रॉबर्ट ब्राउन की डिस्कवरी की बात करें तो इसने कुछ डिस्कवर किया था, ठीक है। 1831 में ब्रिटिश साइंटिस्ट था रॉबर्ट ब्राउन, जिसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था सेल के अंदर। इसने सारी इंफॉर्मेशन सेल के अकॉर्डिंग जो थी वो मिलनी स्टार्ट हो गई, ठीक है। इससे पहले सेल को डिस्कस करते या जो है वो उनकी एनिमल्क्यूल्स की डिस्कवरी होगी, सेलुलाई की डिस्कवरी होगी। अब सेल के अंदर वाले पार्ट्स को जो है वो डिस्कस करना इन्होंने स्टार्ट किया, सारी इंफॉर्मेशन सेल के मुताबिक जो है वो ऑर्गेनाइज करना शुरू करती। फिर मैथियस शेल्डन ऑब्जर्वेशन आई 1933 में। मैथियस शेल्डन ने जो है वो देखा कि इन्होंने डिफरेंट पार्ट्स को जो है वो माइक्रोस्कोप प्लांट के पार्ट्स को ऑब्जर्व किया और फिर इन्होंने कंक्लूड किया कि जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे सेल से मिलकर बने हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैथियस का, जिसने कहा सारे के सारे जो प्लांट्स हैं वो सेल से मिलकर बने हैं। सारे साइंटिस्ट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, आपने इनके नेम्स और इनका काम जो है वो अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। फिर थुडर श्वान आए। थुडर श्वान जो थे वो नेक्स्ट ईयर, यानी कि अगर हम इनकी बात करें ये 38 था, तो 39 में थुडर श्वान जर्मन जोलॉजिस्ट जो था उसने कहा कि ये एनिमल्स के लिए भी सेम है, यानी कि सारे एनिमल्स भी सेल से मिलके बने हैं, ठीक है।
तो मैथियस और थूडर शॉन का आपने काम याद रखना है कि उन्होंने कहा था कि वो प्लांट्स में सारे जो जितने भी प्लांट्स हैं वो सेल से मिलके बने हैं, और थूडर शॉन ने कहा था कि सारे एनिमल्स भी सेल से मिलके बने होते हैं। रोडोल्फ विर्चू की अगर हम बात करें, रोडोल्फ विर्चू ने जो है वो एक स्टेटमेंट दी थी बहुत इम्पोर्टेंट। 1885 में जो है वो इसने कहा था कि जितने भी सेल हैं वो दूसरे सेल से ओरिजिनेट हुए हैं। ठीक है, जब भी हमारे पास जो होते हैं, यानी कि इसको आम ज़ुबान में बात करें तो वो ये था कि जितने भी जो पहले अब जो सेल बन रहे हैं वो पिछले सेल से ओरिजिनेट होते जा रहे हैं, ओल्डर सेल से न्यू वन जो है वो फॉर्म करते हैं। लुईस पास्चर की बात करें तो उसने 1862 में जो है वो एक्सपेरिमेंटल प्रूव दिया था इस आइडिया को, उसने जो था वो इसको प्रूव किया था। ये थे हमारे पास साइंटिस्ट जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया था। अब हम देखते हैं सेल थ्योरी को, और फिर एक थ्योरी बना दी गई। ठीक है, इन ऑब्जर्वेशंस को कंबाइन करते हुए एक जो है वो थ्योरी बना दी गई सेल के अकॉर्डिंग, जिसको सेल थ्योरी कहा जाता है। सारे साइंटिस्ट के काम को मद्देनजर रखते हुए पूरी की पूरी सेल थ्योरी में 3 पॉइंट्स जो हैं वो इंक्लूड किए जाते हैं। पहला पॉइंट कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलके बने होते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं जो सेल है वो बेसिक यूनिट है स्ट्रक्चर और फंक्शन का किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, यानी कि वो फंक्शनल रोल भी प्ले करता है और स्ट्रक्चर रोल भी प्ले करेगा। फिर बात करते हैं कि सेल जो है वो हमेशा प्री एग्जिस्टिंग सेल, जितने भी जो पहले एग्जिस्ट करते हैं सेल, उनकी डिवीजन की वजह से जो है वो अराइज होता है, यानी कि जितने भी सेल हैं वो ओल्डर वन से जो है वो ओरिजिनेट होते हैं। ये थे इसके पास्टुलेट सेल थ्योरी के, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अब हम डिस्कस करते हैं वैलिडेशन। वैलिडेशन का मतलब ये है कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं वो सेल थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। बहुत से जो ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट है वो इसको सपोर्ट करते हैं। लाइक अगर हम देखें माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन में कि लाइट और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से देखें सेल के स्ट्रक्चर को, तो देखा जाता है कि जितने भी इसके अकॉर्डिंग जो थी वो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो सारी की सारी जो थी वो ठीक थी। ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में स्ट्रक्चरल यूनिट के तौर पे जो है वो रोल प्ले करते हैं, यानी कि सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल से मिलकर बने हैं। तो ये जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन से देखें तो ये पॉइंट इसको सेल थ्योरी को सपोर्ट करता है। फिर बात करते हैं सेल रेप्लिकेशन एंड सेल ओरिजिन की। इसमें हमने बात की थी कि जो पिछले जितने भी सेल हैं उनसे न्यू वन अराइज होते हैं, या जो फॉर्मिंग सेल हैं पहले वाले जो सेल हैं उनसे जो है वो न्यू वन ओरिजिनेट होते हैं। सेल रेप्लिकेशन को देखा गया और इनका ओरिजिन देखा गया। जब इसको देखा तो लाइव सेल मेकिंग टेक्निक्स थी, जेनेटिक स्टडीज़ थी, इन सारी टेक्निक्स को जब किया गया, इनकी इमेजिंग की गई, इनको स्टडी किया गया, तो देखा गया कि एक जो पुराना सेल है वही रेप्लिकेट होकर न्यू सेल को ओरिजिनेट करता है। तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि इस चीज़ को जो है वो सपोर्ट करते हैं, इस प्रिंसिपल को सपोर्ट करता है कि जितने भी सेल हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से जो है वो ओरिजिनेट होते हैं। फिर हम सेकंड लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, दैट इज़ जेनेटिक एंड मेटाबॉलिक पाथवेज। तो जो टेक्निक्स यूज़ की गई लाइक डीएनए सीक्वेंसिंग की गई, तो उन इस सारी टेक्निक्स को या इन सारी स्टडीज़ को जब देखा गया तो देखा गया कि इन सब का जेनेटिक मटेरियल भी कॉमन है और मेटाबॉलिक पाथवे भी जो है वो कॉमन है, जो कि और इस तरह जो है वो किया गया कि सेल जो है फंडामेंटल यूनिट है लाइफ का। ठीक है, जो हमारा बेसिक था सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, तो ये इस पॉइंट को जो है वो सपोर्ट करेगा। लास्ट पॉइंट को जब हम डिस्कस करते हैं सेल कल्चर और टिश्यू इंजीनियरिंग को देखें, तो इसमें हम देखते हैं कि ये सेल ग्रोथ को डिफरेंशिएशन का मतलब ये कि किस तरह जो है वो सेल स्पेशलाइज्ड हो रहे हैं। लाइक ये आई सेल है, ये स्किन सेल है, ये लिवर सेल है, ये सारे सेल्स जो हैं ये डिफ्रेंशिएट होते हैं, ग्रोथ होती है और रिप्रोडक्शन जो है वो करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो सेल थ्योरी को जो है वो सपोर्ट करते हैं और उसको जो है वो वैलिडेट करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एक्सेप्टेशंस की, कि वो कौन से पॉइंट है जो कि सेल थ्योरी को जो है वो सपोर्ट नहीं करते, जो एक्सेप्टेशंस आ जाती हैं कि लाइक ये जो पॉइंट है वो उसको जो है वो डीमेरिट्स में हम कंसीडर करते हैं, या जो है वो उस चीज़ को जो है वो कम कर रहा है कि जो फॉल्ट्स अंदर से निकलते हैं हम उनको जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। सेल थ्योरी वैसे बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, और जो चीज़ उसको लॉ बनने से रोक रही है, ठीक है, लॉ को सारी दुनिया यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होती है, लेकिन लॉ में कोई किसी किस्म का शक नहीं रहता, ठीक है। लेकिन सेल थ्योरी में कुछ डाउट्स थे, ठीक है, कुछ पॉइंट्स थे, कुछ डिमेरिट्स थे जिनको हम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो डाउट आता है वो आता है वायरस और प्राइयन से। वायरस की बात करते हैं तो वायरस जो है वो एंटिटीज़ होती हैं, ठीक है, लिविंग होती हैं। सेल थ्योरी ने उनको चैलेंज किया कि वो सेल नहीं है,
ठीक है। ये लिविंग कैरेक्टर्स शो नहीं करते, ना ये जॉइंट सेल्स मूव करते हैं, ना ये ग्रोथ शो करते हैं, कुछ भी नहीं करते आउटसाइड द बॉडी, ये डेड है। ठीक है, तो ये सेल को शो नहीं करते। तो और इनके पास एक यूनिक कैरेक्टर है कि ये जो है जब भी होस्ट के अंदर जाते हैं तो ये लिविंग हो जाते हैं। ठीक है, आउटसाइड दी होस्ट या जब तक ये इंडिपेंडेंटली है ये नॉन लिविंग है, होस्ट की बॉडी में एंटर होते ही ये जो है ये लिविंग हो जाते हैं। तब इनको होस्ट की बॉडी चाहिए होती है रेप्लिकेशन के लिए। ठीक है, तो साइंटिस्ट इनको बॉर्डर लाइन पे कंसीडर करते हैं, ना ये लिविंग है ना ये नॉन लिविंग है। ठीक है, तो इन तरह के ऑर्गेनिजम्स को, और ये डीएनए से मिलके बने होते हैं। इनके बॉडी के अंदर स्पेसिफिक जेनेटिक मटेरियल होता है, इसमें डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स वगैरह होते हैं। ठीक है, लेकिन ये सेल से मिलके नहीं बने, इनके पास सेलुलर ऑर्गेनेलिस नहीं, कैरेक्टर्स नहीं। तो इसलिए जो है ये जो है इस तरह के ऑर्गेनिजम्स वो वे जो है वो इस चीज़ को जो है वो गलत कर देते हैं सेल थ्योरी को, कि वो कहते हैं कि जितने सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से मिलके जो है वो बने होते हैं, एक या ज़्यादा सेल से। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये उसको जो है वो गलत कर देते हैं। सेकंड की बात करते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनेली विद इंडिपेंडेंट डीएनए। यूकैरियोट की बहुत ज़्यादा ऑर्गेनेल्स हैं, इनके पास अपना डीएनए होता है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होती हैं। सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब ये खुद से जो है वो रेप्लिकेट कर लेती हैं, और इनके पास अपना जो है वो डीएनए होता है। फिर इसकी बात करते हैं तो साइंटिस्ट कहते हैं कि ये रिजनेट हुई हैं फ्री लिविंग प्रोकैरियोट से, और जो कि जो है वो एक कंप्लीट जो है वो यूनिट था। ठीक है, एक कंप्लीट यूनिट था प्रोकैरियोटिक। लाइक अगर एक प्रोकैरियोट सेल है वो एनर्जी फॉर्मेशन कर रहा है, तो बाद उसका अपना डीएनए भी है, और साथ एक प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो क्लोरोप्लास्ट या फोटोसिंथेसिस कर रहा है, और ये आपस में मिलके एक ग्रुप बना लिया, और ग्रुप के ऊपर जो है वो एक मेम्ब्रेन आ गई और वो एक यूकैरियोटिक सेल बन गया। तो ये पॉइंट जो है इस चीज़ को जो है वो गलत कंसीडर करता है, क्योंकि कहते हैं कि जब ये खुद जो है एक प्रॉपर यूनिट था, फिर ये क्यों जो है ये इस तरह जो यूकैरियोटिक सेल है उसको डिफाइन किया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो है ये इम्पोर्टेंट है कि ये न्यूक्लियस का इससे जो है वो इंडिपेंडेंट है, इनका इनसे कोई लिंक नहीं है, ये एक प्रॉपर फ्री लिविंग लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, प्रोकैरियोटिक थे, और एक कंप्लीट यूनिट जो थे वो रखते थे। और ये बात कि सेल में जो है वो सारे के सारे जो होते हैं वो एक कंप्लीट यूनिट होते हैं। ठीक है, सारे मतलब कंट्रोल में होते हैं। तो ये जो दो ऑर्गेनेल्स हैं ये कंट्रोल में नहीं है, इनके पास अपना जो है वो काम है, ये खुद से जो है वो सब कुछ कर सकते हैं, सेल्फ रेप्लिकेट कर सकते हैं, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन इनके पास है। सेल एक सिंगल यूनिट है, ये इस चीज़ को जो है वो फॉलो नहीं करती। इससे नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, दैट इज़ अबाउट मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर इन सर्टेन सेल। हर सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जो डिस्कवर किया गया था। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनके पास मल्टीपल न्यूक्लियाई होते हैं, बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं, जिसमें फंजाई एल्गी आ जाते हैं, इनके पास बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस हैं, और ये एक ही साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो शेयर करके रहते हैं, कोएग्जिस्ट कर रहे हैं एक ही अंदर। ठीक है, एक सेल है, एक ही साइटोप्लाज्म है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो न्यूक्लियस आ जाते हैं। तो ये जो इंडिविजुअल सेल की बाउंड्री है उसको जो है वो फॉलो नहीं करता। उसके अकॉर्डिंग ये था कि एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है। तो ये जो ट्रेडिशनल सेल थ्योरी है उसको फॉलो नहीं करता, और उस पे जो है वो आर्ग्यूमेंट्स देना आ जाते हैं कि ये किस तरह जो है उसको जस्टिफाई करेंगे। तो ये एक पॉइंट है जो कि डिमेरिट है इसका। देन बात करते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड मसल फाइबर्स की। इनमें बात करें मसल सेल्स का एक स्पेसिफिक नेम है जिनको मायोसाइट्स कहा जाता है वर्टिब्रेट्स के अंदर। ठीक है, इस वो सारे आपस में फ्यूज़ होते हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड फाइबर्स बना लेते हैं। ठीक है, मसल्स फाइबर्स की फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, तो अब वो जो फाइबर्स हैं वो भी मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। तो वो ये बात करते हैं कि एक सेल, ठीक है, जब हम सिंगल सेल की बात करते हैं तो हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स बेसिक कॉम्प्लेक्स टिश्यूज जो हैं वो उसमें जो होता है वो हेल्प करते हैं। और ये ऑर्गेनाइजेशन जितने भी सेल के अंदर होती है, सेल ऑर्गेनाइजेशन, उसको जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ लेके जा रहा है, क्योंकि ये बेसिक डेफिनेशन तो फॉलो कर नहीं रहा। तो ये एक एक्सेप्शन सी इसके अंदर जो है वो आ रही है। दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर, होप यू विल गेट इट। इफ यू फाइंड एनी confusion you can ask me in the comment section. See you in the next video, take care.